लखनऊ की सरजमी से आप सभी को इस्तकबाल करता हूं। क्या कभी ऐसा सोचा कि एक नॉर्मल सा सब्जी वाला वो भी एक ऐसी क्रांति ला सकता है जो एक नहीं बल्कि कई सारे देशों में उलटफेर करे, परिवर्तन लाए। आओ इसी बारे में, इसी कहानी के बारे में थोड़ी सी मैं बात करता हूं। इसको कहते हैं अरब स्प्रिंग, राइट। और मैं प्रे करता हूं मां सरस्वती से कि मैं तुमको ये समझा पाऊं। थोड़ा कठिन टॉपिक है, कई सारे इंटरकनेक्शंस हैं। लेट्स ट्राई एंड सी हाउ इट गोज। तो देखो बेटा, अरब वर्ल्ड जो है, अरब वर्ल्ड, इसका एक शॉर्ट फॉर्म और जो पता चलता है वो इसे कह रहे हैं MENA, मीना, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, राइट। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज तुम्हें मालूम है कौन कौन सी हो गई, इजराइल, पैलेस्टाइन, बहरीन, लीबिया, कुवैत, इराक। लीबिया तो खैर उधर हो गया नॉर्थ अफ्रीका में। कुवैत और सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन। और नॉर्थ अफ्रीका का जो रीजन हो गया जैसे कि इजिप्ट, लीबिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इसको कह रहे हैं नॉर्थ अफ्रीका। मगरिब भी इस रीजन को बोलते हैं। तो ये कहलाया जा रहा है मेना कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। अरब कंट्रीज इसी को ही बोल रहे हैं, है ना। मैं आई होप तुम्हें थोड़ा सा समझ में आया। मैं मैप भी दिखा देता हूं, यहाँ पर दिखा दूंगा तुम्हें। सो ये कंट्रीज जो है यहाँ पर बहुत समय से काफी डिक्टेटोरियल रूल चल रहा था। बहुत सारे तमाम डिक्टेटर्स यहाँ पर गद्दी पे अपना बपौती समझकर बैठे हुए थे, सालों साल, दशकों दशक से बैठे हुए थे। और जनता जानते हैं, जब एक ही डिक्टेटोरियल रूल इस तरह का कहीं फैल जाए तो जो भी समाज की समस्याएं हैं वो यहाँ पर भी थी, ऐसा हम मान सकते हैं। इन्फ्लेशन बहुत सारा था, महंगाई बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, किसी की कोई सुनवाई नहीं थी, गरीब इंसान की कहीं कोई पहुंच नहीं थी, वो अपने रोजी रोटी कमाने में भी उसको दिक्कत हो रही थी। ऐसा माहौल यहां पर बना हुआ था मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के रीजन में। अगर तुम्हें यहां तक बात समझ में आती है तो मैं बात को थोड़ा और बढ़ाता हूं। बात शुरू हो रही है बेटे 2010 से, और बात शुरू हो रही है एक बहुत ही भारत के संदर्भ में देखोगे तो बहुत ही कम जानी पहचानी सा देश है ट्यूनीशिया। और ट्यूनीशिया का एक शहर है ट्यूनिस। तो ट्यूनिस शहर की बात है। यहां पर एक 24-25 वर्ष का युवक, राइट, इसका नाम बताया जा रहा है मोहम्मद बाओ अजीजी। मोहम्मद बाओ अजीजी ये एक सब्जी का ठेला लगाता था बेटा, सब्जी का ठेला ये लगाता था। और अकेला लड़का था, घर में इसकी बहनें थी, माँ थी, और यही घर चलाता था बेचारा अपने ठेले से। और एक दिन क्या हुआ कि जो नगर पालिका के लोग थे उन लोगों ने आकर के इसका ठेला जब्त कर लिया। इसका ठेला जब्त कर लिया, इसका सामान फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। इसने बेचारे ने उधार लेकर के कहीं से एक इलेक्ट्रॉनिक वो वेइंग मशीन होती है वो खरीदी थी, वो भी इन्होंने जब्त कर ली, तोड़ दी, इसका ठेला गिरा दिया। ये रोता रहा, बिलखता रहा, किसी ने इसकी कोई सुनवाई नहीं करी। ये बेचारा जाकर के पहुंचा इनके नगर पालिका के ऑफिस में, वहां पर भी इसने कोशिश करी कि इसकी बात को सुना जाए, बट नहीं, वहां पर भी नगर पालिका के अध्यक्ष ने इससे मिलने से इनकार कर दिया। दिसंबर 2010 की ये बात है। और इस बेचारगी में, इस लाचारगी में बेटा बाओजीजी ने एक ऐसा काम किया जो बड़ा अजीब था यार। इसने जो है एक टैंक में, मतलब एक वो कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर में गैसोलीन लिया, अपने ऊपर छिड़क लिया और अपने आप को आग लगा ली। इसको करीब 90% बर्न इंजरीज हुई। आसपास के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश करी, हॉस्पिटल लेके गए, हालत बहुत खराब थी। जनवरी फर्स्ट वीक में आते आते इसने हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। और जनता के बीच में इसका जो आक्रोश फैला, ट्यूनीशिया में दशकों दशक से एक डिक्टेटर रूल कर रहा था, उसके खिलाफ जनता का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। बाओजीजी की मौत ने इस पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, अरब कंट्रीज में एक कैटलिस्ट का रोल प्ले किया। और शुरू हो गई अरब स्प्रिंग। इसी को कहते हैं अरब स्प्रिंग। ये 2011 और 12 में
पूरे अरब कंट्रीज में देखने को मिलती है। हर देश में जहां जहां पे डिक्टेटर्स बैठे हुए थे वहां पर बुरी तरह से जनता सड़क पर उतर आई। सबसे पहले इसका नतीजा ट्यूनीशिया में देखने को मिला। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस जीत से जो आंदोलनकारी थे वो और एनकरेज हुए। बाकी देशों में भी जब ये स्टोरी पता चली तो लोगों ने कहा यार ये तो बहुत सही बात है, इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए, ये जो डिक्टेटर्स बैठे। और इसके खिलाफ एक बाकायदा मुहिम छिड़ गया और हमें बताया जा रहा है कि बहरीन, लीबिया, इजिप्ट, सीरिया, यमन, इन तमाम देशों में जो डिक्टेटर्स थे उनके खिलाफ एक तरह का गृह युद्ध छिड़ गया। नतीजा बहुत बड़ा हुआ जो अभी भी चल रहा है। ये हिस्ट्री का कोई बहुत पुराना वो नहीं है, ये मत समझ लेना कि कोई बहुत पुराना इवेंट है जिसकी इम्प्लीकेशंस हम लोग समझ गए। नहीं, द इम्प्लीकेशंस आर स्टिल अनफोल्डिंग हियर इन दिस केस। जैसे मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूं। लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी ये जो है लीबिया को रूल करते। गद्दाफी का नाम आई एम श्योर बहुत पॉपुलर है, तुम लोगों ने सुना भी होगा। गद्दाफी स्टेडियम भी तो है ना पाकिस्तान में। तो 1969 से लेके 2011 तक ये पट्टा रूल कर रहा था। 42 साल से रूल कर रहे थे भाई साहब ये। और गद्दाफी को जनता ने इनकी जनता रिबेल कर रही थी, उसमें उनकी पार्टीज ने मिलकर के असैसिनेट कर दिया। मुअम्मर गद्दाफी का अब पूरा टेन्योर जो रेजीम था वो खत्म हो गया 2011 में। उसी साल जिस साल ये मोहम्मद बouazizi ने अपनी जान दी थी। ठीक है, तो बouazizi की डेथ का नतीजा देखो लीबिया में देखने को मिला, बहरीन में देखने को मिला, वहां के लीडर ने भी रिजाइन किया। यही नहीं, इजिप्ट के बड़े लीडर हैं, इनका भी नाम तुमने बहुत सुना हुआ है किताबों में, न्यूज़पेपर्स में। हुस्न मुबारक ये 4th प्रेसिडेंट रहे इजिप्ट के। ये 1981 से जमे हुए थे अपनी गद्दी पे। 1911 कितना हो गया बेटा, 30 साल से जमे हुए थे। इनको भी मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। अरब स्प्रिंग जो पूरा रेवोल्यूशनरी लहर एक दौड़ी पूरी अरब कंट्रीज से, उसी को उसका नाम दिया जा रहा है अरब स्प्रिंग। और इन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। हुस्न मुबारक को भी साइड लाइन कर दिया जनता ने। फिर और एग्जाम्पल सुनो, ये भी तुमने बहुत सुना है, पढ़ा है। बशर अल असाद की फैमिली, राइट, ये रूल कर रही थी सीरिया को कई दिनों से। इनकी पार्टी का नाम बताया जाता है बाथ पार्टी। बाथ पार्टी का इसका भी हिस्ट्री बहुत प्यारी है, कभी किसी दिन बात करूंगा भगवान ने चाहा तो। बाथ पार्टी, पहले बशर अल असाद के बाप यहाँ पे रूल कर रहे थे, फादर रूल कर रहे थे। बाथ पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है ना। इराक में भी सद्दाम हुसैन भी बाथ पार्टी के ही मेंबर थे। अच्छा, एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अरब स्प्रिंग। बशर अल असाद के पापा पहले रूल कर रहे थे, फिर ये रूल करने लगे बशर अल असाद। और इनके खिलाफ भी फिर एक वहां के सीरिया के लोगों ने रिबेल करना शुरू कर दिया। They were not liking this long-term dictatorial powers sitting on the throne, doing as they wished. So इनके खिलाफ भी बहुत बुरा आंदोलन शुरू हुआ और सीरिया में एक गृह युद्ध छिड़ गया। और उस गृह युद्ध का नतीजा चलते चलते देखोगे तो 2024 में जाके अल असाद भी अपनी कुर्सी खो बैठे। 2011 से चल रहा था इनके खिलाफ प्रदर्शन, आक्रोश, पूरा देश बट गया था। और 2024 में जाके भी कुछ महीने पहले बशर अल असाद को भी अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा। अरब स्प्रिंग देख रहे हो ना कब से कैसे चलती चली आ रही है। तो ये बना। अब एक उदाहरण मैं यहां पर तुम्हें थोड़ा सा और देना चाहूंगा यमन का। यमन भी क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है बच्चे, तो मुझे लगा कि उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर देनी चाहिए। यमन की हिस्ट्री अगेन मैं इस वीडियो में नहीं उठाऊंगा, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा तुम्हें शायद। ठीक है, उसका हिस्ट्री का मैं कोशिश करूंगा कि मैं फिर से एक तुम्हें कहीं वीडियो में ला करके उसके बारे में छोटे से एक नगेट में समझा पाऊं। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि यमन जो है बेटा ये डिवाइडेड था, नॉर्थ यमन, साउथ यमन, ऐसे करके इसका डिवीजन हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 से ही, है ना। और 1990 में ये जाके यूनाइट हुए थे। 1990 जब कोल्ड वॉर खत्म हुई, सोवियत रूस का विघटन हुआ, तब जाकर के कहीं 1990 में नॉर्थ यमन और साउथ यमन फिर से यूनाइट हुए। यूनाइटेड यमन, जिसे अब हम लोग यमन कह रहे हैं, वो बना।
और इसके प्रेसिडेंट जो बने उनका नाम था अली अब्दुल्ला सालेह, SALEH, अली अब्दुल्ला सालेह। ठीक है, तो ये 1990 से लेके 2012 तक ये रहे। ये भी देख रहे हो ना, करीब 22 साल तक ये रूल किया इन्होंने। तो जनता इनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा, दे वर नॉट लाइकिंग दिस आइडिया दैट वन मैन विल रूल एज इफ ही और शी इज द किंग और क्वीन। तो इसके खिलाफ वहां यमन में भी लोगों ने बहुत ज्यादा प्रदर्शन करना शुरू किया। यमन की ऑलरेडी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम बहुत थी। इनके वहां हाउथी रिबेल चल रहा था, साउथ यमन अलग होना चाह रहा था, है ना। इस दौरान, इस समय पर इनके खिलाफ भी बुरी तरह से प्रदर्शन शुरू हो गए और इनको भी 2012 में जाके अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। इनकी जगह मंसूर हादी प्रेसिडेंट बने, लेकिन यमनी सिविल वॉर चलती रही। अच्छा, एक बात और मैं यहां पे समझा के शायद अपनी बात को खत्म कर पाऊं, और उम्मीद करूं कि तुमको ये बात थोड़ी सी समझ में भी आई हो, मैं ऐसे नहीं बोल गया। देखो, हाँ, ये जो पूरा डिस्टरबेंस, अरब स्प्रिंग की वजह से जो डिस्टरबेंस पूरे एरिया में फैला अरब कंट्रीज में, इसका फायदा बहुत ज्यादा उठाया है अपेरेंटली आइसिस ने, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जिसे कई नामों से जाना जाता है। तो इस्लामिक स्टेट ने यमन में, सीरिया में इस दौरान अपनी पैठ काफी बढ़ाई, क्योंकि देयर वाज अ लॉट ऑफ लॉलेसनेस। तो उसका फायदा भी कहीं ना कहीं इस तरह के टेररिस्ट आउटफिट को मिलता प्रतीत हो रहा है। और देखो ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है, इसके साक्षी तो हम और आप सभी बनेंगे। लेट्स कीप ईच अदर पोस्टेड, ओके। गॉड ब्लेस यू एंड सी यू।